स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जिगबोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो 12 अप्रैल को दोस्तों आप सभी का विज्ञान यानी कि साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों, उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो आपके दोस्तों विज्ञान के साइंस के पेपर में डायरेक्ट दोस्तों आपको 12 अप्रैल को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जाओ शेयर कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल पर पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने ग्रुप मेंबर में इस वीडियो को जो शेयर कीजिए। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों होने वाले 12 अप्रैल के विज्ञान के साइंस के पेपर के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप करके जाने का कोशिश मत कीजिएगा। दोस्तों अगर बोर्ड एग्जाम में दोस्तों तहलका मचाना, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है क्या कहता है, और देखिए दोस्तों आज का ये वीडियो ठीक है, जो जेक बोर्ड से दोस्तों इंग्लिश में बोर्ड एग्जाम देते हैं, यानी कि जो उनका क्वेश्चन इंग्लिश में रहता है दोस्तों उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। काहे कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से दोस्तों कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है कहने का मतलब है जिसमें क्या सर, जिसमें दिशा नहीं होगा, परिमाण तो होगा बल्कि दिशा नहीं होगा। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले या विस्थापन बोले, इसमें दोस्तों परिणाम और दिशा दोनों होता है, भार में भी यानी कि वेट में भी होता है, त्वरण में भी होता है दोस्तों, लेकिन 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 चाल में भाई से नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चाल जो है दोस्तों यह एक अदिश राशि है बल्कि सदिश राशि नहीं है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, स्पीड में। चलिए आगे क्या आगे सर जी 2 नंबर कहता है अचर। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। अचर बोला है तो इसका ग्राफ दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यही चर बोलता तो दोस्तों इसका उल्टा हो जाता। तो अचर बोला, अचर में दोस्तों ये वक्र रेखा हो जाता। ठीक है, इसका जो दूरी जो ग्राफ जो समय बनता है ये आपका वक्र रेखा हो जाता। अगर चर बोले तो सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का था दोस्तों ओडोमीटर मापता है। कई बार गाड़ी चला चुके हैं आप सभी, हालांकि कोई कोई नहीं चलाएंगे, लेकिन जो चलाएं दोस्तों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझदार तो पहले से होंगे, और जो नहीं चलाएं वो भी समझ लीजिए। एक दोस्तों आपके वाहन बोले या व्हीकल बोले। ठीक है सर जी इतना हिंदी में क्यों जा रहे हैं? चलिए मान के चलिए आप गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, उसमें दोस्तों आगे में छोटा सा एक क्या बोलते हैं कुछ रहता है दोस्तों, उसमें आपको दूरी प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूरी दिखाता है उसमें, तो उसमें दोस्तों दूरी दिखाता, उसको आप क्या कहते हैं सर जी? कहते हैं ओडोमीटर कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब है ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है? दूरी मापता है। ठीक है, चलिए सर जी एक और प्रश्न आप सभी से, एक और प्रश्न दोस्तों आप सभी के कि स्पीडोमीटर क्या मापता है, नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक नहीं, बस नेक्स्ट है 4 नंबर कहता है कि न्यूटन किसका मात्रक है? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं न्यूटन जो है किसका, बल का यानी कि फोर्स का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा एक, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे 5 नंबर का आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन सही है? और दोस्तों अगर ऑप्शन हम लोग देखें तो ऑप्शन सभी इसका कार्य कहने का मतलब है वर्क का सूत्र पूछा है। तो क्या आपको पता है कि कार्य का सूत्र क्या होता है? सर जी पता है ना क्या होता है? कार्य का सूत्र होता है W बराबर एफ एस, यानी कि बल गुना विस्थापन। कहाँ दिख रहा है दूसरा का ऑप्शन? देखिए कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है आवृत्ति का SI मात्रक है। क्या है SI मात्रक ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HZ। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 7 नंबर का था वायु में ध्वनि तरंगे क्या? इन एयर साउंड वेव आर। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे दोस्तों कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे कहता है 8 नंबर, क्या कहता है? 8 नंबर कहता है आवृत्ति एन तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ठीक है, वाले तरंग की चाल भी दिए, तो इसमें संबंध क्या, यानी कि एन में, लैम्डा में और वी में आपका आवृत्ति लैम्डा, और दोस्तों यहाँ पर बोले तो
क्या चाल में आपका संबंध क्या आपको बताना। तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों ये होता है V बराबर, ठीक है, क्या होता है n इंटू लेमडा होता है, ठीक है, n इंटू लेमडा होता है। किस प्रकार से लिख रहे हैं सर जी, इस प्रकार चलिए n इंटू लेमडा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न कहता है कि श्रव्य ध्वनि का प्रास क्या होता है। तो श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है क्या, तो अब कब नहीं सुन पाते हैं, तो जब कोई व्यक्ति 20 हर्ट्ज से कम बोलता है तो आप नहीं सुन पाते हैं। कब आप जो है आपके कान के पर्दे फटने की संभावना, तो सर जी फटने की संभावना नहीं, फट जाता है। तो कब, जब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तब। तो हम लोग देखें कि 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये ध्वनि का प्रास होता है। तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो 2 ऑप्शन स्कोर करिए लोग, बढ़िए 10 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। कहता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है मास ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है ये 6.0 इंटू 10⁻24 kg होता है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं, 11 नंबर कहता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कहता है पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार होगा। कहाँ कहाँ बोला, फिर से समझ लीजिए, ये है आपका पृथ्वी, कहाँ चलिए, ये है आपका पृथ्वी और ये है पृथ्वी का केंद्र। बोला है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो बालक ये 20 kg का है, कोई बालक, सर जी आप जी 20 kg का है, इसका भार कितना होगा, कितना भार होगा। हम लोग जानते हैं सूत्र होता W बराबर mg सूत्र होता। हाँ सर जी, क्या आपको पता है जी का जो मान है, ये गुरुत्वाकर्षण बल, अगर पृथ्वी के केंद्र पर बात है तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है बल्कि शून्य होता है। तो मान के चलिए, मानना नहीं है बल्कि समझना, अगर पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, गुरुत्वाकर्षण बल का मान अगर शून्य है, अगर 0 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दुनिया को कोई भी नंबर हो उसका आंसर 0 ही होता है। तो सूत्र था W बराबर, ठीक है, क्या था, W बराबर mg था, ठीक है। तो W का W m था 20 kg और g था शून्य, तो 20 को 0 से शून्य कीजिए तो आंसर भी आएगा शून्य, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ठीक है। अब 12 नंबर का प्रश्न कहता है दाब डैश राशि है। क्या किसी भी वस्तु को आप लगातार दबाते हो, तो ये क्या दबता है कि नहीं। हाँ सर, तो यह क्या एक दिशा में आप कार्य कर रहे हो, एक दिशा में दबाने का काम है, तो यह एक सदिश राशि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, 13 नंबर कहता है कि जड़त्व का गुण है, जड़त्व का गुण कैसा होता है। हाँ, जड़त्व का गुण कैसा होता है, तो जो भी चीज़ आपके आसपास की है, जैसे कि आपके आसपास कुछ भी चीज़, मान के चलिए किताब है, कॉपी है, ठीक है, कलम है या तीर धनुष है, तो ये सब आपका जड़त्व है। यानी कि हर एक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। जब तक आप किताब पे बल नहीं डालेगा ये अपनी जगह से हटेगा नहीं, जब तक आप कॉपी पे अपना बल नहीं डालेगा ये अपनी जगह से हटेगा नहीं, जब तक आप पेन या पेंसिल पर अपना बल नहीं डालेगा ये हटेगा नहीं, जब तक आप तीर कमान चलाएंगे नहीं तो ये चलेगा नहीं। तो क्या हम लोग देखें तो जड़त्व का जो गुण है दोस्तों ये सभी में होता है। देखिए दोस्तों, समझना प्रश्नों का बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि समझ के जाते हैं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा, रटने वाला काम बिल्कुल नहीं है, समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ के जाते हैं दोस्तों और एग्जाम में गर्दा मचा के आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि किस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा है ये सबसे कम होती है। हम लोग जानते हैं जो लकड़ी का गोट हो गया, यानी कोई भी ठोस पदार्थ उसका जो कण है दोस्तों ये क्या होता है, बहुत ही सबसे कम होता है, ठीक है, ऊर्जा बहुत सबसे कम होता है। तो कहने का मतलब है सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो यहाँ पर ठोस जो है, ठोस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा ये सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर का प्रश्न कहता है कि 10 डिग्री, कितना डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस को 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो कितना केल्विन के बराबर होता है आपको बताना है। हम लोग जानते क्या जानते, तो 0 डिग्री जो सेल्सियस है
ये 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो कितने डिग्री के बराबर था? तो 273 तो 0 का होता है और 10 पहले, तो 10 इसको जोड़ दीजिए, 273 और 10 को जोड़िएगा आएगा 283 और इसका 283 ऑप्शन नंबर इसका 2, इसका राइट आंसर 283 के। ठीक है, चलिए अगर यहीं पर दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे जब आपको बात को। ठीक है, 298 केल्विन है, अगर इसको आप बदलना चाहे तापमान में यानी कि सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में, तो इसको कैसे बदलेगा और इसका आंसर जवाब क्या होगा नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि 298 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? हम लोग जानते हैं कि एक गिलास पानी को अगर जमीन पर फैला दे तो वो पूरा फैल जाएगा। एक गिलास पानी को कटोरा में, छोटा कटोरा में डाल दो तो कटोरा का आकार ले लेगा। गिलास था, गिलास से कटोरा, कटोरा से पूरा फैल गया। इसका आकार निश्चित नहीं होता, जो भी चीज में ढालना चाहे, जो भी शेप इसका देना चाहे उसका ले लेगा, यानी आकाश इसका जो आकार इसका फिक्स नहीं होता। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर कहता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बाहर का अनुपात होता है। हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन होता है ना जी, 2 अणु, और ऑक्सीजन 16, काट दीजिए तो 16 यहाँ पर 2 8 16 यानी कि 1:8। तो हम लोग जाने कि जो जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बाहर का अनुपात होगा ये 1:8 होता है। यानी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 18 नंबर कहता है कि क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए दोस्तों, अगर ये जवाब, इसका प्रश्न का जवाब बनाना तो सबसे पहले परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो क्लोरीन Cl होता है। Cl का परमाणु संख्या जो होता है ये 17 होता है। तो 17 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में करें तो पहला होता है कक्ष K, दूसरा होता है L और तीसरा होता है M, और क्लोरीन में N भरता ही नहीं है। ठीक है, तो K में 2 का होता है, 2 को भर दीजिए। L में 8 को होता है, 8 को 8 2 10 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया, 10 7 17। तो 2 8 7 जहां दिख रहा है उसको करिए राइट और ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे 19 नंबर कहता है एक तत्व के समस्थानिक की मोटे। देखिए तत्व के समस्थानिक में दोस्तों जो प्रोटॉनों की जो संख्या ये दोस्तों समान होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या ये समान नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 गो न्यूट्रॉन है और 17 गो प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। हम लोग जानते हैं तो परमाणु द्रव्यमान ए कितना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ने पर तो द्रव्यमान निकलता। तो 18 + 17 को जोड़ दीजिए, 18 17 होता है 35 और 35 इसका हो जाएगा राइट आंसर और ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ठीक है, अब आगे कहता है हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता? तो हाइड्रोजन जो परमाणु है दोस्तों इसमें नाइट्रोजन होता है, यानी न्यूट्रॉन। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन का जो परमाणु है क्रमांक, इसमें दोस्तों बात करें मोलर द्रव्यमान की तो कुछ भी बात करें दोस्तों इसका परमाणु संख्या ही 1 होता है और इसका जो प्रोटॉन संख्या ही 1 होता है। इसमें ना ही न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन की कण होता ही नहीं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। और 22 नंबर का प्रश्न कहता है कि केनाल किरणें किसका किरण पूंजी है? तो केनाल किरणें प्रोटॉन का किरण पूंजी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब 23 नंबर का प्रश्न कहता अतिचारण का संबंध है। अतिचारण मतलब पेड़ पौधे घास उस खा लिया कौन, बकरी उकरी, तो खाने के बाद जो उसका जो मिट्टी का जो परत रहता है वो कवर जाता है, कवरने के कारण आता है बाढ़, आता है बारिश, और बारिश आने के कारण होता है मृदा का प्रदन, यानी कि सोहरा मृदा का प्रदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर का प्रश्न है बच्चा वाला सवाल कि पृथ्वी के सतह पर कितना जल पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर दोस्तों हम लोग जानते हैं 70% जल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है 25 नंबर का प्रश्न है कि अवोगाड्रो संख्या का जो मान है ये क्या होता है? तो अवोगाड्रो जो संख्या दोस्तों इसका जो मान है ये होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 1 इसका
राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 26 नंबर कहता है कि जल का रासायनिक सूत्र होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्या पता है? हाँ सर जी, H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 27 दोस्तों यहाँ से करते हैं इंटर बायोलॉजी में, तो कहता है कि पेचिस का रोग कारक जीव है, तो पेचिस का जो रोग कारक जीव है ये प्रोटोजोआ हो जाएगा, यानी कि प्रजीव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब कहता है 28 नंबर का प्रश्न है, एक संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग का जो उदाहरण है हेजा कोलेरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब कहता है आत्महत्या का थैला कहा जाता है, तो आत्महत्या का थैला किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। जब ये फटता है तो दोस्तों आपको पता है कि क्या होता है, पूरा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर कहता है, पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पादप कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और मनुष्य शरीर के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 31 नंबर का प्रश्न कहता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है, तो कितना होता है, 1000 गुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर कहता है कि कोशिका का बिजली घर, तो कोशिका का बिजली पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का बिजली घर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पादप कोशिका का जो रसोई घर है दोस्तों ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, कहने का मतलब है हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया क्या कहलाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं पुरकिंजे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न कहता है कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशील के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, तो यह दोस्तों पार्श्व विभोजक उत्तक के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब 36 नंबर का प्रश्न कहता है कि ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रेकिड जो है दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जाइलम में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका जाइलम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब 37 नंबर का प्रश्न कहता है, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है, तो मूंगफली और बादाम के छिलके में दोस्तों स्क्लेरेटिड्स पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए 3 प्रश्न और बच्चा है। ठीक है, और जो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। कहता है जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है, तो जाइलम से जल का संवहन होता है, फ्लोएम से भोजन का संवहन होता है, यानी कि ये संवहन उत्तक का क्या तो प्रकार है। ठीक है, चलिए अब कहता है दोस्तों 39 नंबर की रंध्र के क्या कार्य है, तो रंध्र का जो कार्य होता है दोस्तों ये गैस का आधार प्रदान भी करता है और रंध्र की सहायता से बाष्पोत्सर्जन भी होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ ए बी दोनों। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। कहता है वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचलन करता है, इसको हम लोग कहते हैं वसीय उत्तक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 12 अप्रैल के लिए साइंस के पेपर के लिए 40 इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को देखें। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।